जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, हमारा जो मिशन था कि क्लास 10 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो एनसीईआरटी मैथ हैं वो मैथ को कम समय में कंप्लीट किया जाए, या समझिए कि एग्जाम से पहले पहले तक कंप्लीट कर दिया जाए। जिसमें मैंने पहला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हम दूसरे चैप्टर पे आए हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में, और दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। और इंग्लिश में अभी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो है ना ज्यादातर जगह पे इंग्लिश ही देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग कहें बहुपद के बारे में बहुत सारे चीज आप लोग 9th क्लास में जान चुके हैं, इसीलिए मैं ज्यादा इस पर नहीं लिया हूँ, और जो जरूरी है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बहुपद में आप लोग को रैखिक बहुपद के बारे में जानना है। देखिए, वैसा बहुपद जिसका जो फॉर्मेट रहता है इस प्रकार से रहे, क्या रहे, ax प्लस बी रहे, जहाँ a के मान जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a के मान जीरो हो जाएगा तो वो बहुपद ही नहीं होगा, तो इसीलिए आप लोगों को ये रखना है। और यहाँ पे जो चर है ना तो x है, ठीक है। तो x का घात जो है ना डिग्री, या आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि घात से पता करे किया, या घात से पता किया जाता है, यहाँ पे गलती हो गया, पता किया जाता है कि बहुपद कौन सी है, ठीक है। घात से पता करना है। तो यहाँ पे जो है x है ना ये कांस्टेंट है, a और b जो है कांस्टेंट है, जहाँ पे a बराबर जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी b रहेगा चलेगा। तो a के मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, और x का जो पावर है वो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। पावर मतलब डिग्री, यहाँ पे 1 होगा, तो ये एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। या एक घात वाला रैखिक बहुपद कर सकते हैं। अभी एक पदी बहुपद यहाँ पे नहीं है, ये 2 पद में हो गया है, तो यहाँ पे ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। घात 1 रहे तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो। द्विघात बहुपद में आप लोग को याद रखना है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं द्विघात बहुपद को, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस cx का, ठीक, सॉरी c का। अब देखिए, यहाँ पे a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही a जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो a अगर जीरो हो जाएगा ना तो फिर ये x² वाला जो है हट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मेट अगर रहे, बाकी ये सब जीरो रहेगा तो पर भी चलेगा, लेकिन द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका डिग्री अर्थात पावर जो हो जाएगा, पावर कितना है x का पावर यहाँ पे 2 है, तो जब पावर रहेगा 2 तो द्विघात कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद में, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं उसको, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, वो त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आप लोग याद रखना है कि ये वाला केवल रहना, ये चीज देखना है बहुपद है क्या घात है, तो जितना घात रहेगा वो इतना है। अगर हम ये भी छांट देंगे ना तो पर भी आप लोग कहिएगा कि हाँ ये कितने घात वाला बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अगर इसको भी छांट देंगे तो पर भी क्या कहिएगा, त्रिघात बहुपद है। घात देखना है केवल। पद में कहता है तो 3 पद 4 पद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे घात कहेगा तो केवल घात देखना है, ठीक है। बताओ और कौन सा घात रह गया, ये कितने घात वाला बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, 3 है घात में, ठीक है। अब बताओ इसका क्या घात वाला बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये इसीलिए। अब इसमें बताओ ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे वाला मिटे या कुछ है, केवल जो चर संख्या है उस चर जो है, तो एबीसीडी के जो अक्षर है जिसमें x है, ये a लिए है, b लिए, c लिए है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। जीरो के अलावा जो पहला फॉर्मेट रहता है उसमें x या a जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी x का घात देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। डिग्री से पता करना है कि कौन से घात वाला है। अगर डिग्री अधिकतम 3 होगा ना तो वो उसका त्रिघात बहुपद होगा, अधिकतम 4 होगा तो चतुर्थ घात वाला रहेगा, अधिकतम 2 होगा तो द्विघात रहेगा, ठीक है। अगर कहीं भी देख ले बहुपद है कि नहीं है, ये पूछता है परीक्षा में, अगर यहाँ पे ये बता दे कि 1/x ये बहुपद है कि नहीं है, डायरेक्ट कहिएगा कि नहीं है। आप कहोगे कैसे सर, तो देखो सबसे पहले अगर 1/x है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर 1/x है तो मतलब इसके पावर में 1 है ना। अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, a ऊपर ले गया तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में नहीं ना, एक या एक से अधिक घात होना चाहिए बहुपद होने के लिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ गया इसीलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे ना कि 1/a 8वां क्लास में, तो इसको प्रकार से a इनवर्स लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से अगर कह दे कि 1/x + 1 ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ चुका होगा, रूट
2 और ये रूट में भी x है। क्या ये बहुपद है? सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, और दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और रूटे में x है, √2x। क्या यह बहुपद है? तो कहिएगा नहीं है। देखिए ये तो अलग बात है कि इसको लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। अगर x निकलता तो x लिख सकते थे, लेकिन स्क्वायर रहता तब। यहाँ पे x तो भी अंदर ही में रह जाएगा, इसका तो जोड़ा नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ पे ये √2 को अगर √2 अलग कर दे तो इसको x को लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना में आधार से रहेगा तो पर भी, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x और पावर में इतना लिख सकते हैं। तो पावर 1 नहीं ना है, 1 से कम है, आधा हो गया, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, त्रिघात कहेंगे, और कैसे पता करना है कि बहुपद है या नहीं है और कौन घात वाला बहुपद है। तो डिग्री से पता चल जाता है ना, डिग्री मतलब पावर से पता चल जाएगा, घात से पता चल जाएगा। ये आप लोग को अब कुछ मैं एग्जाम्पल लिया हूं, बताइए ये वाला अगर बहुपद पूछ दे तो ये कौन सा बहुपद है बताओ। बाकी मिटाए हैं वो लिख लेना है आप लोगों को। 4x + 2 ये कौन सा बहुपद है? क्या रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है? तो कहिएगा सर इसके x का घात 1 है, तो 1 वाला है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसको बताओ 1/2x और -1 ये कौन सा बहुपद है? तो x को देखो, x है ऊपर में ही, इसका पावर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें देखो 2y³ - y + 2 ये कौन सा बहुपद है? तो अब देखो यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, y के पावर 3 अधिकतम है, तो यहाँ पे 3 है ना, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये वाला बहुपद हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद। इसमें बताओ x - 2/11 ये कौन सा बहुपद है? ऐसे बता दोगे कि सर इसका घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें बताओ √2 है और x³ है, लेकिन रूट में नहीं है तो x³ है, तो भाई ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। घात कितना है? 3 है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। u - 3 - 2 और u²। तो बताओ इसमें अधिकतम घात कितना है? तो बताओगे कि सर अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका बताओ 3x³ - 2x² + x - 1 ये कौन सा बहुपद है? तो कहोगे सर x का जो अधिकतम घात है ना वो 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये सबको आप लोगों को पता चल गया। अब कभी कभी पूछ देता है ये क्या पद वाला है, इसको बताओ ये कितना पद के बहुपद है? तो कहोगे यहाँ पे 1 पद और ये 2 पद, तो 2 पद का बहुपद है। ये कितना पद का? तो 2 पद का। ये कितना पद का? 1 2 3 3 पद का बहुपद है। ये कितना पद का? 1 2 पद का है। ये कितना पद का? 1 पद का बहुपद है। ये कितना पद का? ये 2 पद का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे। ये कितना पद का बहुपद है? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पद का बहुपद है। तो बहुपद पद वाला पूछे तो आप लोगों को जो गिनती कर लेना है कि क्या वो स्टेप बढ़ा है वो, और जितना स्टेप बढ़ेगा उतना पद होगा। अगर इसको घात वाला पूछ दे तो घात देखना है अधिकतम किसका है। समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब जो अगला है फॉर्मेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा प्लस गामा, जो भी है फॉर्मूला मैं आप लोग को इंक्लूड करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूं। अब हम अगले फॉर्मेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने दूसरा स्टेप लिए हैं, और इसमें आप लोगों को क्या दिखाया गया है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होते हैं। और कैसे? आप लोग अगर द्विघात बहुपद के फॉर्मेट अगर देखिएगा तो इस प्रकार से होता है ax² + bx + c = 0। इसमें x का मान जो है वो दुगो निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने याद रखने के तौर पर ऐसे ही किताबें में रहता है कि एक का नाम अल्फा दे दिया और दूसरा का नाम बीटा दे दिया, ठीक है। इसके बाद जो है त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि x के मान 3 गो होता है। देखिए आप लोगों को त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा, और त्रिघात बहुपद में याद रखने के लिए मैंने देखिए एक शून्यक का नाम अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। तो अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। अब सवाल क्या पूछेगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल पर आधारित प्रश्न पूछेगा। क्या है? तो द्विघात बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, त्रिघात बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो वो सभी चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं 2x² + 3x + 2, तो अगर इसका अगर हमें कहें कि द्विघात बहुपद है, ये क्या है? द्विघात बहुपद है, अधिकतम x का 2 है ना। तो द्विघात बहुपद में अगर हमें शून्यकों का योग कहे तो अगर इसको आप सोल्व करिएगा और x के मान निकलिएगा ना तो 2x के मान निकलेगा, ठीक है।
और उसमें अगर शून्यक 2 निकलेगा तो दोनों शून्यक का योग कितना होगा, तो बाद में अगर निकाल करके जोड़िएगा तो टाइम लग जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट आना है। और क्या हो जाएगा इसमें देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा के मान अगर पूछे, अर्थात दोनों शून्यकों का योग पूछे और द्विघात बहुपद में रहे, तब आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो बताइएगा, एक सवाल दिए हैं आपको और दोनों के शून्यकों का योग क्या होगा, तो -b/a। तो यहाँ पे +3 है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वाला माइनस। इसके बाद जो है a कितना है, 2 है, तो सभी में 2 a रहेगा ही बट्टा में, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अब बताइएगा, अल्फा इंटू बीटा पूछ दे या शून्यकों का गुणनफल पूछ दे, दो शून्यकों का गुणनफल, तब क्या होगा, तो फॉर्मूला रखना c/a। c कितना है, a b c कितना है, c है 2, तो 2 हो जाएगा। a कितना है, 2 है, ये दोनों को काटोगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है ताकि तुरंत आप लोगों को बन जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में। और क्या होता है, त्रिघात बहुपद में देख लें। त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अगर 3 शून्यकों का योग कहे तो 3 शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला वही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट लेता हूँ, सवाल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक सवाल लिया, 9x³ - 3x + 4x - 3 = 0। ये हमारा क्या हो गया, इस 0 छोड़िए, कोई बात नहीं है, इस शून्य को ही निकलेगा। तो ये हमारा हो गया सवाल। अब इसमें कहेगा कि 3 शून्यक है, तो 3 शून्यकों का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, -b/a। इसका योग अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा योग में, तो -b, a और b, तो माइनस में है यहाँ पे और माइनस में सवाल है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। और a का मान कितना है, 9 है, तो ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हमें ये पूछ ले कि 3 शून्यक है, ये सवाल यही है, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा -d/a। क्या होगा, -d/a, जो कि यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। अब बताइए इस सवाल में क्या हो जाएगा, तो a b c d के जगह पर कितना है, -3 है और माइनस फॉर्मूला में है, तो +3 हो जाएगा। a कितना है बताओ, d/a बोले है ना, तो a हो गया हमारा 3, सॉरी 9 है, तो ये दोनों कट गया तो फिर 1/3 आ गया, ठीक है। ये अलग अलग आ सकता है, ये सवाल पर डिपेंड करेगा किस हिसाब से सवाल दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, देखो 3 शून्यक है और दुगो को अलग अलग गुना करके और उसका योग पूछ दे, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा c/a। क्या होगा, c/a। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका, अब c/a हुआ, तो अब इसमें कैसे निकालोगे कि इसका मान कितना हो गया, तो a b c की जगह पर 4 है, a की जगह पर 9 है, तो ये हमारा कटेगा ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप लोगों को सवाल दिए जाएंगे और फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो तुरंत आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा, मैं एक सवाल लेता हूँ, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अगर x के मान कहे, जैसे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो एक रैखिक बहुपद लेते हैं हम, 3x - 2 = 0। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, अर्थात x का जो मान आएगा वो 1 आएगा। देखिए 3x और ये वाला प्लस वाला इस साइड गया, माइनस वाला इस साइड गया तो प्लस में 2 हो जाएगा, x के मान है गुना में गया तो 2/3 हो जाएगा, x के मान हो गया 2/3, 1 आएगा, इससे अलग थोड़ी आएगा कोनो, इसीलिए ये रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो ये वाला आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो नोट डाउन करना है और ये याद रखना है। अब आप लोगों को और फॉर्मूला एक है वो याद रख ले, इसे आप लोग नोट डाउन करें, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। दूसरा जो बच्चा वाला बात है वो याद रखना है एक चीज, क्योंकि इस चैप्टर में यूज होगा। क्या होगा, याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल और जोड़ शेषफल, ये आप लोग को याद रखना है। इसको हम पॉलिनोमियल में px बराबर होता है gx इंटू qx और प्लस rx कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। अब क्या होगा कि अगर शून्यकों का योग दे दे, शून्यकों का गुणनफल दे दे द्विघात बहुपद में,
ज्यादातर पूछा जाता है। तो अगर द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे और कहेगा वो द्विघात बहुपद क्या है, तब क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। शून्यकों का योग दे दे, शून्यकों का गुणनफल दे दे, तो वो बहुपद क्या कौन सा है या द्विघात बहुपद कौन सा है। तो इसे समझने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग इंटू एक्स, योग दे देगा तब। इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस दिए हैं, यहाँ पे प्लस करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। यही हमारा जो हो जाता है वो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान दे दे, अल्फा इंटू बीटा के मान दे दे, शून्यकों का योग दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और द्विघात बहुपद पूछ दे, तो ये हमारा फॉर्मूला बैठा देना है और डायरेक्ट वो द्विघात बहुपद आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ता हूँ और जो सवाल है वो देखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बुक लिए हैं और बोर्ड पे कुछ सवाल नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का बताया जा रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है और इसके बाद जो है 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं और 3 आपके बुक में है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैंने अपने मन से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि केवल इतना ही खाली x के लिए नहीं पूछ सकता है, y के लिए भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दिए हैं कुछ क्वेश्चन। और इस स्थिति में शून्यकों की संख्या हमें पूछे तो कैसे बनाना है, सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पे क्या है, px के लिए है, y बराबर कितना कर रहा है px, और कहना है कि px के शून्यकों की संख्या कितना है। बताया क्या जा रहा है, px के शून्यकों की संख्या, मतलब x के यहाँ पे x जो है ग्राफ में 2 पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या रखना, ग्राफ जो लिखे हैं इसमें ये x यहाँ पे इस साइड वाला पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला x निगेटिव होता है, इस साइड वाला y पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला y निगेटिव होता है, निगेटिव में डैश करके दे दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और आप लोग ग्राफ पढ़िएगा तो सभी चीज समझ में आ जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा। ये यहाँ पे इस साइड वाला जो है पॉजिटिव निगेटिव, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखिए शून्यक तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमें तो शून्यक ढूंढना है कि कितने शून्यक है। तो इस स्थिति में आप लोगों को देखिए यहाँ पे x के मान, अर्थात x कितना, x अक्ष पर कितना बार ये जो लकीरें हैं वो कटा हुआ है या कितना बार वो जो है ना एक दूसरे से पार करती है। तो बताइए ये जो पहला सवाल दिया गया है जिसमें से ये लाइन जो है वो x अक्ष पर एक भी बार गया है, तो कहेगा कि नहीं। अगर x अक्ष पर एक भी बार नहीं पहुंचे तो उस शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे दिया गया है x है, x अक्ष है, प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, x अक्ष है ना, x से लेकर के x डैश तक x अक्ष है, x अक्ष पर ये लाइन कितना बार गई है, तो कहेगा कि x अक्ष पर ये y अक्ष पर गया, फिर x अक्ष पर एक बार गया है, यहाँ पे वो यहाँ पे कट रहा है x अक्ष पर, तो ये शून्यकों की संख्या x के लिए 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें बताओ x अक्ष पर कितनी बार गई है ये, तो कहिएगा कि यहाँ पे एक बार गई है, यहाँ पे गई है, यहाँ पे गई है, कितने बार x अक्ष पर 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को जो सवाल है किताब में आप लोग बना लीजिएगा इस हिसाब से, कितना बार गया है, x अक्ष पर तो 1 बार नहीं आया, इस पे x अक्ष पर कितना बार आया, 1 बार आया। अब मैंने यहाँ पे सवाल लिखे है py के लिए, x बराबर py का ग्राफ में py, ठीक है, के लिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, किसके लिए, y के लिए। अब बताओ ये x के लिए था तो x अक्ष को ढूंढ रहे थे, y के लिए है, x का मान अगर आएगा तो भाई y का मान भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है, निगेटिव में भी आता है, तो y के लिए क्या होगा, तो याद रखना। अब देखना है कि y के लिए पूछा गया है तो y कितना बार, y अक्ष पर कितना बार गया, तो y अक्ष ये हुआ, यहाँ पे y से लेकर y डैश तक, तो यहाँ तक, तो इस लाइन पर कितना बार टच की है ये ग्राफ, तो देख लो, एक बार यहाँ पे टच की है इस लाइन पर, एक बार यहाँ पे टच की है और एक बार यहाँ पे टच की है। इस ग्राफ में y अक्ष पर 3 बार किया है, तो ये वहां पे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इस ग्राफ में y अक्ष पर कितने बार किया है, तो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, तो y अक्ष पर यहाँ पे भी 3 बार किया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो जितने बार टच करे वो जिस अक्ष पर, जिस अक्ष के बारे में पूछा जाए तो उस शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जल्दी से बना लीजिएगा
तो नोट डाउन करिए जल्दी से, और जो किताब में क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोग बनाइएगा। आज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लें, और इसके बाद ये जो मैंने बताए हैं उस हिसाब से सवाल दिया जाएगा, तो उसे आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर है 2.2, उसे मैं एक वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि उसमें सभी सवाल को बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाना भी है, समझाना भी है, तो टाइम लगेगा ही। इसके बाद 2.3 होगा, इसके बाद 2.4 भी बनाऊंगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन लेगा, तो इसीलिए उसको भी बनाऊंगा। वैसे लिखा रहता है परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन होता है, तो उसे भी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसी फॉर्मेट पे रख लेते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।